हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग में हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसने भी ऑडिटिंग के चैप्टर 6 नहीं देखे हैं, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ये चैप्टर 6 मिल जाएंगे। ठीक है, ऑडिटिंग वाला सेक्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ये 6 के 6 चैप्टर देख लीजिए। और आज हम इसका करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, छोटा सा ही है, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 7। तो आज इसको देखते हैं। देखिए, ये जो सरकारी कंपनियों का अंकेशक, ठीक है, तो ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। तो हमने जब ऑडिटर का जो 6 नंबर चैप्टर पढ़ा है, तो इसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये एज एन रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अलग से दे रखा है उन्होंने एक जो सिलेबस के टॉपिक्स दे रखा है, उसके अंदर ये ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज अलग से दे रखा है, इसलिए हम अलग से इसको और पढ़ रहे हैं। आ जाइए, हालांकि हमने इसको बहुत डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके थे, तो फिर भी हम वापस देखते हैं। देखिए, धारा 2 आर्टिकल 2 का 45 सब क्लोज 45 क्या कहता है, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में डील करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी कंपनी जिसकी प्रदंत अंश पूंजी कम से कम कितनी 51% हिस्सा निम्न में से किसके पास हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, ठीक है, केंद्र सरकार के पास, या राज्य सरकार के पास, या दोनों। ठीक है, आंशिक रूप से केंद्र सरकार के पास में, आंशिक रूप से राज्य सरकार के पास में। तो ऐसी कोई कंपनी है जिसमें 51% से अधिक हिस्सा गवर्नमेंट के पास में है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या दोनों मिलकर किसी के पास में। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के पास में कोई हिस्सा 10% है, ठीक है, 10% है, और जो राज्य सरकार है इसके पास में 41% है। ठीक है, तब भी आप इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, चाहे किसी के पास कम या ज़्यादा हो, पर है तो सरकार के पास में ही। ठीक है, और 51% या इससे अधिक हो तो वो क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसमें देखो नोट है, सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी क्या कहलाती है, सरकारी कंपनी ही कहलाती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से वो इससे रिलेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, सरकारी कंपनी की दशा में कंपनी के अंकेशक की नियुक्ति। अब जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी में, ये हमने पीछे देखा था, फिर भी देखते हैं। इसका प्रावधान कौन सी धारा में दे रखा है, आर्टिकल 139 में दिया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी की दशा में ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल कौन सा 139, ये हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर प्रथम अंकेशक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट किया जाता है कैग के द्वारा, जी है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कितने दिन में, 60 दिन में, 60 डेज में। ये अपन ने देखा ही था, 60-30-60 का रेशियो बनाया था, याद करिए, 60-30, ऐसे 60 आपको बताया था। अगर जो प्रथम अंकेशक है उसकी नियुक्ति कैग के द्वारा की जाती है, और ये कैग अगर किसी भी प्रकार से इस अंकेशक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, BOD के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी 30 दिन के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको बताया था, ये सारी चीज़ें आपको करा चुके हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी किसी प्रकार से ये प्रथम अंकेशक की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं, तो फिर कौन करेगा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में इस तरीके से ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी 60 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इसको मिटा देता हूँ और सही तरीके से लिख देता हूँ वापस से। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये भी मार्क कर देता हूँ। 60 दिन के भीतर कौन करेगा, कैग करेगा। ठीक है, अगर कैग के असफल होने पर 30 दिन के भीतर कौन करेगा, BOD के द्वारा, संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और संचालन मंडल के असफल होने पर 60 दिन के भीतर किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, EGM में। ठीक है, अंशधारकों के द्वारा असाधारण सभा में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर इस तरीके से प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। आज ये नेक्स्ट चलें। प्रथम अंकेशक के अलावा, देखो, फर्स्ट ऑडिटर के अलावा, अदर देन द फर्स्ट ऑडिटर, आर्टिकल 139 का सब क्लोज 5 के बाद अंकेशक की नियुक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर नियंत्रण व महालेखाकार कैग के द्वारा की जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जो वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष तक रहेगा। अजय, उसके अलावा यहाँ चलते हैं। अब देखिए, धारा कौन सी, 139 का सब क्लोज 8 क्या कह रहा है, आकस्मिक रिक्ति, है ना, कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा है। अब कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, जैसे सरकारी कंपनी की दिशा में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी रिटायरमेंट को छोड़ के किसी भी प्रकार से, जैसे उसने त्याग पत्र दे दिया होगा, उसको निकाल दिया गया हो। ठीक है, तो अब इस तरीके से कोई कैजुअल वैकेंसी होती है, तो ये सारी कैजुअल वैकेंसी के अंदर आती है। ठीक है,
तो नए अंकेशक की नियुक्ति नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक कैग के द्वारा आकस्मिक रिक्ति होने के 30 दिन के भीतर की जाएगी। कौन करेगा? कैग करेगा। कैग के असफल होने पर भी ये कितने दिन में की जाती है? BOD के द्वारा भी 30 दिन के भीतर ही की जाती है। तो कैजुअल वैकेंसी की दशा में चाहे कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो, तो दोनों ही दशा में 30 दिन के अंदर इस तरीके की नियुक्ति की जाती है कैजुअल वैकेंसी में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसको पढ़ देता हूँ। सरकारी कंपनी की दशा में, है ना, नए अंकेशक की नियुक्ति नियंत्रण व महालेखाकार परीक्षक कैग के द्वारा आकस्मिक रिक्ति होने के 30 दिन के भीतर की जाएगी। और कैग के असफल होने पर, कैग अब फेल हो गया है ऐसे ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो 30 दिन के अंदर संचालन मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस तरीके की नियुक्ति की जाएगी और अगली वार्षिक साधारण सभा के निष्कासित तक वह अपने पोस्ट पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये आगे चले। अब देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? 140 का सब क्लोज 2 में सरकारी कंपनी के अंकेशक के द्वारा त्याग पत्र देने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित है। अब जैसे कोई गवर्नमेंट कंपनी का कोई ऑडिटर है और वो क्या कर रहा है, अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहा है, चाहे उसको परेशान किया गया हो या अपनी मर्जी से दे रहा हो, कैसे भी वो करके क्या दे रहा है, रेजिग्नेशन दे रहा है, ठीक है। तो अंकेशक के द्वारा त्याग पत्र की दशा में निम्नलिखित को 30 दिन के भीतर सूचित किया जाएगा। किस किस को सूचित करेंगे? पहला करेंगे कंपनी को, ठीक है। तो ये अंकेशक जो ऑडिटर है इसका काम क्या होगा? ऑडिटर का, ये पेन नहीं सही चलता यार, देखेंगे इसको बाद में, इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर याद कर लीजिए। अंकेशक के द्वारा त्यागपत्र दिया जाएगा किसको? पहला कंपनी को भेजेगा, दूसरे नंबर पर किसको भेजेगा? ROC ADT, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजेगा ADT फॉर्म 3 के अंदर इस तरीके का रजिस्ट्रेशन बताएगा। और तीसरा अपने बारे में बताएगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन दे दिया है कैग को, ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो कैग को देगा और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब देखिए धारा 142 अंकेशक का पारिश्रमिक का निर्धारण, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, है ना, जो ऑडिटर की पोस्ट है उसके लिए रेम्यूनरेशन किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो अंकेशक का पारिश्रमिक साधारण सभा के अंशधारकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन करते हैं? साधारण सभा में शेयर होल्डर्स के द्वारा जो रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड किया जाता है। जो अपॉइंट करता है वही करेगा, है ना। अब शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं साधारण सभा में तो ये करेंगे, ठीक है। और पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो कौन करता है? संचालन मंडल के द्वारा इस तरीके से रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। परंतु यदि अंकेशक की नियुक्ति संचालन मंडल के द्वारा की जाती है तो पारिश्रमिक भी संचालन मंडल ही निर्धारित करता है। सरकारी कंपनी की दिशा में अंकेशक के अधिकार व कर्तव्य संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? यहाँ देखिए, आ जाइए। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए धारा 143(1), ठीक है। तो अंकेशक के अधिकार, कंपनी की लेखा पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार है, चाहे पंजीकृत कार्यालय में रखी हो या अन्य स्थान पर, ठीक है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है किसी भी कंपनी के, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी हो या फिर भारत में किसी भी अन्य स्थान पर रखी हो, तो वहाँ तक अंकेशक की पहुँच, मतलब अंकेशक को अधिकार होता है कि वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट तक या वाउचर्स तक उसके पहुँच होती है, ठीक है। वो उनको कभी भी एक्सेस कर सकता है। कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार अंकेशक के लिए जरूरी है। इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कंपनी से रिलेटेड अगर ऑडिटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मांग सकता है, ठीक है। यदि अंकेशक शुल्क का जो फीस है उसका भुगतान ना किया जाए तो लेखा पुस्तकें जो बुक्स ऑफ अकाउंट पर ग्रहण अधिकार, है ना, राइट ऑफ लीन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी जो अंकेशक की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उस पर किसका अधिकार होता है? ऑडिटर का ही होता है। और जो मान लीजिए जो नियोक्ता है उसने क्या है, अंकेशक को फीस पेमेंट नहीं करी है, तब वो अपनी बुक जो जिसके लिए उसने कार्य किया है वो उसको मना भी कर सकता है कि भाई मैं तुम्हारे जो ये डॉक्यूमेंट्स है तुम्हें नहीं दूंगा जब तक तुम मेरी फीस नहीं दोगे, ये वाली बात कह रहा है, ठीक है। वार्षिक साधारण सभा में पहुंच का अधिकार, राइट टू अटेंड AGM, ये अपन ने पीछे देखा था, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी, और यहाँ पर AGM में अटेंड होने की भी पहुंच होती है और साथ में वोटिंग राइट भी होते हैं, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अंकेशक, सहायक कंपनी, सब्सिडी कंपनी के अंकेशक से वो सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है जो समेकित वित्तीय विवरण, ठीक है, बनाने की तैयार करने के लिए आवश्यक है। जो फाइनेंशियल क्यूमुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर सब्सिडरी कंपनी के अधिकारियों या फिर ऑडिटर से वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। ये वाली बात कह रहा है। आ जाइए आगे चलता है। देखो ध्यान, आर्टिकल 143 धारा 143 सब क्लॉज 5 में क्या कह रखा है?
नियंत्रण व महालेखाकार परीक्षक कैग, ठीक है। तो कैग के बारे में इसमें बता रखा है कि कैग के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों की जांच करना, अंकेशक रिपोर्ट की प्रतिलिपि कैग को जमा करवाएगा। और धारा 143(6) पूरक अंकेक्षण सप्लीमेंट्री ऑडिट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन से आर्टिकल में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कौन सा आर्टिकल है, 143 सब क्लोज 6 के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट की बात करी गई है। एक मेन ऑडिट होती है और उससे जुड़ी हुई सप्लीमेंट्री ऑडिट होती है, जब अपन थोड़ी और एक्स्ट्रा ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक कैग के अंकेशक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 60 दिन के भीतर भीतर लगता है कि खातों में गड़बड़ी है या हेराफेरी है, तो वह किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करके पूरक अंकेक्षण, ठीक है, कराने का, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का आदेश दे सकता है। तो ये सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए क्या होता है, कैग के पास राइट होता है कि भैया उसको जब लगेगा तभी वो करवाएगा, ठीक है। वैसे भी करवा सकते हैं, फालतू में भी करवा सकते हैं, करवाना चाहे तो, ठीक है। उसको लगा है कि गड़बड़ी हो रही है, हेराफेरी हो रही है, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट 60 दिन के भीतर भीतर करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्या देखना है, 60 डेज याद रखना है आपको, 60 डेज, ठीक है। 60 दिन के भीतर भीतर क्या है, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है, जब भी लगे उसके 60 दिन के भीतर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नोट है कि नियंत्रण व महालेखाकार परीक्षक जो कैग के द्वारा अंकेशक रिपोर्ट, पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट है ना, की प्रतिलिपि कंपनी व प्रत्येक उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जो अधिकार रखता है, और साथ ही वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के सामने भी रखी जाती है, ठीक है। तो जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो लीगल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको तो भेजी जाती है, साथ में शेयर होल्डर के सामने भी वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। आ जाइए 143 का सब क्लोज 7, जहाँ जांच अंकेक्षण, ठीक है, टेस्ट ऑडिट। अब देखो टेस्ट अपन ने पीछे पढ़ा था इसके बारे में, टेस्ट कब करते हैं, टेस्ट अपन किसी चीज़ को जांचने के लिए करते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक कैग को लगता है कि किसी मद व्यवहार का दोबारा जांचने का आवश्यकता है, तो वह किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करके ये जांच करा सकता है, ठीक है। सरकारी अंकेक्षक, गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ऑडिट से देखो सिंपल सा नाम पढ़ते पता चल रहा है गवर्नमेंट ऑडिट है, तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके द्वारा उनकी ऑडिट करेगा, कैग के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। केंद्र में राज्य सरकारों को विभागों, कार्यालयों, संगठनों के अंकेक्षक होते हैं, जिसके लिए संविधान के आर्टिकल कौन सा 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रण व महालेखाकार परीक्षक कैग की नियुक्ति की जाती है। कैग के अंकेक्षण के संबंध में अधिकार, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र संसद के द्वारा या संसद द्वारा बताए गए विधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, आर्टिकल नंबर कौन सा 148 के तहत कैग की अपॉइंटमेंट की जाती है सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसकी ऑडिट करने के लिए। और जो ये कैग है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, तो इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके जो भी कार्य क्षेत्र हैं वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट के द्वारा ये सब कार्य इसके डिसाइड किए जाते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का क्या काम है, कौन सा आर्टिकल है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अंकेक्षक है तो प्रत्येक राज्य में एक महालेखाकार। अब देखो स्टेट के अंदर क्या होता है, ये कैग तो कहाँ हो गया, सेंट्रल लेवल पे हो गया, और प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक महालेखाकार होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटर जनरल बोलते हैं, ठीक है। का कार्यालय खोला गया है ना, महालेखाकार का कार्यालय खोला जाता है, जो राज्य सरकार के विभागों का अंकेक्षण करना या लेखा पुस्तकें तैयार करना या विनियोग खाते तैयार करना, ठीक है। क्या क्या कर रहा है, राज्य सरकार के विभागों का अंकेक्षण, और जो लेखा पुस्तकें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो प्रिपेयर कर रहा है। विनियोग जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, है ना, उनके खाते तैयार कर रहा है। और केंद्र सरकार के विभागीय संगठन की दिशा में संसद के दोनों सदनों में अंकेक्षण रिपोर्ट रखी जाती है। और राज्य सरकार के विभागीय संगठन की दिशा में राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें अंकेक्षक रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है, तथा राज्यपाल को सुपुर्द की जाती है। और यहाँ पर किसको, प्रेसिडेंट को सुपुर्द की जाती है। तो देखो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये जो कैग है सेंट्रल लेवल पे कैग के द्वारा ऑडिटिंग करवाई जाती है। तो ये ऑडिट करने के बाद में किसको देता है, प्रेसिडेंट को ये बुक देता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउस जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, LS और RS, ये सही नहीं लिखे जा रहे यार, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के प्रेजेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कहाँ प्रेजेंट की जाती है, कैग ने जो ऑडिटिंग की है ऑडिट बुक लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। और जो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में विधानसभा है ना और विधान परिषद 2 होती हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, विधानसभा में रखी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, LS और RS, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, राज्य की विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, ये याद रखना है आपको, है ना। गवर्नर को प्रेजेंट की जाती है, यहाँ पर वो गवर्नर प्रेजेंट करता है यहाँ पर विधानसभा के अंदर।
सहमति अंकेक्षण, ठीक है, कंसेंट ऑडिट। कुछ ऐसी संस्थाएं जो केंद्र राज्य सरकार को अनुदान के आधार पर संचालित होती हैं, जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय इत्यादि, सरकार द्वारा अनुदान या सहायता की राशि का अंकेक्षण महालेखाकार एजी के द्वारा करवाया जाएगा। और यदि ये संस्थाएं अपने बाकी खर्चे व जो प्राप्तियां हुई हैं उसके अंकेक्षण भी उसी महालेखाकार से करवा लेते हैं तो इसे सहमति अंकेक्षण कहा जाता है, कंसेंट ऑडिट कहा जाता है। ये आपको पहले भी समझाया गया था कि देखो एक डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में इतना जो हिस्सा है ना, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया इन सब की ऑडिटिंग कराने के लिए, ठीक है। पर इस सबको कौन संभालता है, बी बंदा ही संभालता है, ठीक है। और ये काम किसका करता था, गवर्नमेंट करता था। तो गवर्नमेंट ने अपने ट्रांजैक्शन के लिए जो भी खाते खर्चे हुए हैं उसके लिए यहाँ पे ऑडिटिंग करने के लिए अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट वाले ने, ठीक है। अब ये बी ने बोला कि भैया ये जो मेरा खाता है ये वाला, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें भी ऑडिट करने के लिए इसने इसको बोला कि भाई तुम इसमें भी ऑडिट कर देना। तो इसने बोला चलो ठीक है कर दूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कंसेंट ऑडिट। उससे पूछ कर वहाँ की ऑडिट कराई जा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस सबको मिटा देता हूँ क्योंकि पेन अब चलेगा नहीं, धीरे धीरे पेन फुल, यार ये जो जिसमें मैं बनाता हूँ ना ये इसमें फुल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद बनते नहीं। आ जाइए यहाँ पर देखो, सरकार द्वारा अनुदान या सहायता की राशि का अंकेक्षण महालेखाकार एजी के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। और यदि ये संस्थाएं अपने बाकी खर्चे व प्राप्तियों का अंकेक्षण भी महालेखाकार से कराना चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट कौन करता है, एजी करता है, सरकार राज्य सरकार में, ठीक है। राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वहाँ कौन करता है, एजी महालेखाकार के द्वारा राज्य में गवर्नमेंट ऑडिट कराई जाती है। और कोई संस्था है जो अपनी ऑडिट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट के साथ में अपनी भी ऑडिट कराना चाहता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंसेंट ऑडिट। के महालेखाकार से उसकी कंसेंट ली जाती है, सहमति ली जाती है, अगर वो एग्री करता है तभी ऑडिट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, नगर निगमों के संबंध में लेखा पुस्तकें रखना व अंकेक्षक का कार्य स्थानीय निधि अंकेक्षक विभाग, ठीक है, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर निगम में कौन ऑडिट करता है, किसके द्वारा ऑडिट का कार्य किया जाता है, तो ये लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट की जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चला, तो देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है और ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के जाते जाते, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है। RS प्री 2003 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। केंद्र सरकार के द्वारा, भारत के नियंत्रण व महालेखाकार परीक्षक द्वारा, कंपनी के अंशधारियों द्वारा या भारत के कैग की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा जो सरकारी कंपनी होती है उसके ऑडिटर की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति है ना, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, इनमें से कौन करता है, ठीक है। केंद्र सरकार करती है, भारत का नियंत्रण व महालेखाकार परीक्षक करता है, सरकारी कंपनियों में कंपनी के अंशधारियों द्वारा की जाती है या भारत के कैग की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब देखिए आपका इसका आंसर आ जाएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 60, 30 और 60, ठीक है। अगर आपको ये याद हो तो आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सरकारी है ना, सरकार की दशा में नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक कैग की किस प्रकार के अंकेक्षण करने का अधिकार है, ठीक है। तो पूरक अंकेक्षण, सप्लीमेंट्री ऑडिट जिसे बोलते हैं, पूर्ण अंकेक्षण मतलब कंप्लीट ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण मतलब इंटरनल ऑडिट, या अनुसंधान या रिसर्च, ठीक है। तो आपको बताना है, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार की दशा में नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक कैग को किस प्रकार के अंकेक्षण करने की नियुक्ति वो अधिकार है। तो इनमें से किस प्रकार का जो ऑडिटिंग करने के राइट्स कैग के पास में है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।